सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक जो हमने ग्रेविटेशन पे पढ़ा, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट सीखी, उससे सवाल बनेंगे या नहीं। जो पीछे सवाल आ चुके हैं जेई या नीट में, तो अगर वो सवाल आपसे खुद से हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको खुद से होना चाहिए सवाल। मैं करूँगा उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी टीचर करता है उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक आपको खुद से ना हो। ठीक है, तो अगर आप खुद से सवाल कर पा रहे हैं तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, तभी तो आप सवाल कर पा रहे हैं। सही भी करना है पता चला सवाल सारा किया, आंसर ही नहीं आ रहा है, ये गलत बात है। आंसर आना चाहिए, वो भी सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, बहुत जगह दिक्कत भी होगा, नहीं भी आएगा, लेकिन कोशिश करना है बच्चों। कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि हम इसमें कितना पढ़े हैं, कितना सीखे हैं। और एक बात हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। फार्मूले, चीज़ों को, जो बड़े बड़े फार्मूले जो बहुत बार यूज होते हैं, उनको लिख लेना है जब, ताकि वो दिमाग में रहेगा ना, तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है यार। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, PYQs ऑन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पे कुछ PYQs है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस F1 F2 F दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये सन है, ये अर्थ है बच्चों, तो इधर इस पे इसको खींचने वाला फोर्स क्या होगा, सन अपनी तरफ खींच रहा होगा। हैवी मास चीजों को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशन बोलते हैं उसको, पता होगा आपको। तो इसको F2 से खींच रहा है, लेकिन अर्थ का जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा छोटा ही होगा, लेकिन वहां तक तो खींचेगा ही ना, सन को कोशिश तो करेगा। तो वही दिखाया गया है ऐसे करके। ठीक है, इनका वैल्यू बच्चों सेम होता है, F1 F2 और F तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट F1 F2 सेम होता है, क्योंकि देखिए M1 M2 डिवाइडेड बाई जी M1 M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पता नहीं जी लिखा है कि नहीं लिखा है, वो मुझे पता नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक्चुअली में आंसर इतना सा आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना बच्चों। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होगा। F इक्वल टू क्या होता है, जी M1 M2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, जो डिस्टेंस उनके बीच का है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम फोर्स ये वाला लिखें, इसको इधर तरफ खींचने वाला, तो वही जी M1 M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस भी वही है। तो M1 M2 तो दोनों आएगा ही, हमेशा आएगा। अगर आप F1 लिखें या फिर आप F2 लिखें, बात तो वही आएगा ना बच्चों, जी M1 फिर से M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो इसीलिए दोनों बच्चों सेम हो जाता है, इसीलिए इसका वैल्यू सेम आ जाता है। बस इतना सा बात है। बोलेंगे ये सब क्या बता रहा है मास्टर, PYQ कराओ यार कराता है बच्चों, बिल्कुल कराते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बस यही यहाँ पे बताना था कि ये आंसर होता है। ये जी का वैल्यू याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कुछ इसी टाइप का है। तो हम तो पहले आते हैं PYQs करने पे। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास m, कोई प्लैनेट है जिसका मास m है, मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक सन है, सन के चारों तरफ एक जो मास m का प्लैनेट है वो चक्कर लगा रहा है। जैसे अर्थ मान लेते हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, कुछ भी मान लीजिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है। सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर काट रहा है। ओके, तो इसका एंगुलर मोमेंटम मुझे पता है, ये जो ऐसा करके घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम हमें पता चल गया है, एल है। ठीक है, एल है बच्चों। और अबाउट द सेंटर ऑफ सन, एरियल वेलोसिटी क्या होगा, एरियल वेलोसिटी क्या होगा, अब हम बता सकते हैं क्या। एरियल का मतलब कुछ कुछ छोटा छोटा समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको, कि हम लोग पढ़े थे, अगर DA/dt जो होता है एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया स्वेप्ट, मतलब इतना चला ऐसे, एक एक मिली सेकेंड, जो भी आप समझे, मतलब यूनिट टाइम में अगर जितना एरिया यहाँ पे ऐसे स्वेप्ट हुआ है, उतना ही एरिया उधर भी होगा, कहीं पे भी पर यूनिट टाइम में उतना ही होगा। वो होता क्या है, L/2m होता है। छोटा m लिख देते हैं, L/2m होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होगा, केपलर्स लॉ में आपने देखा ही होगा। तो L/2m आता है, DA/dt मतलब एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। वैसे बच्चों आप इसी को भी एरियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने टाइम से डिवाइड दिया है। जैसे होता है ना कि हमने कहीं पे इतना डिस्टेंस चला इतना टाइम में, इस डिस्टेंस चला इतना टाइम में, तो वेलोसिटी नहीं बता देते हैं कि S/T है। उसी तरीका से यहाँ इतना एरिया स्वेप्ट हुआ, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया स्वेप्ट हुआ, तो इतना एरिया पर यूनिट टाइम, तो एरियल वेलोसिटी बोल देते हैं। बिल्कुल थोड़ा टर्म्स डिफरेंट है, लेकिन बात हमें इसी की बोला जा रहा है। हम बोलते हैं एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, या फिर इसको एरियल वेलोसिटी भी बोल दे, तो बात तो वही है, L/2m आ जाएगा। 2019 में इतना हल्का सवाल आया बच्चों, मतलब डायरेक्ट आपको याद है L/2m, तो टिक करके आगे जा सकते हैं। आगे देखता हूं मैं, कि बोला जा रहा है कि मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज। कोई स्फेरिकल गैलेक्सी है, स्फेरिकल है, ठीक है, उसमें जो वेरी कर रहा है मास डेंसिटी, वो ऐसे कर रहा है, ओवर लार्ज डिस्टेंस आर एट इट्स सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर। आ गया समझ में। देखिए मतलब कि एक छोटा सा ऐसा करके हम लोग मान लेते हैं कि ये छोटा सा क्या है, मास डेंसिटी है। मास डेंसिटी क्या हो रहा है ना बच्चों, की वेरी कर रहा है, बढ़ते बढ़ते अगर इधर तक जा रहा है तो वेरी कर रहा है, और बाहर जाते जाते कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है,
देखिए बाहर जाते जाते कम हो गया, मैंने ये सब कम कम डॉट बनाया है क्योंकि बाहर जाते जाते कम हो गया। क्यों? क्योंकि आर नीचे है, आर बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से आर बढ़ता चला जाएगा तो इसका ओवरऑल वैल्यू कम होता जाएगा ना बच्चों, क्योंकि नीचे है आर। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बोल रहा है ये है क्या, ये एक्चुअली में मास डेंसिटी है, स्फेरिकल है, मतलब स्फेरिकल मास डेंसिटी है। तो स्फेरिकल मतलब 3D टाइप कुछ है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि स्फेरिकल मास डेंसिटी मतलब कि डीएम का वैल्यू अगर कहीं पे आपको बताना होगा तो अपने बता सकते हैं रो डी भी। डीएम इक्वल टू लेमडा डी आर भी होता है, लेमडा डी एक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे रो डी भी होगा क्योंकि ये 3D शेप में होता है, पूरा स्फेरिकल है तो डेंसिटी लेना होगा ना। और वॉल्यूम होता है 3D शेप का तो वॉल्यूम होता है। अगर पतला सा रॉड हो, लेंथ ब्रेड्थ हो तो उसका एरिया लेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे यही दे दिया, यही तो है, इसी को तो बोलते हैं बच्चों ये और कुछ नहीं, यही तो क्या बोलते हैं मास डेंसिटी है, यही तो मास डेंसिटी है। तो इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, मतलब कि डीएम इक्वल टू के अपॉन आर इंटू डी वी हो जाएगा। तो डी वी अब हम कैसे निकालेंगे, मतलब छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ना, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, लेकिन हम अगर छोटे से डिस्टेंस पे जाके, छोटे से डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा ऐसा करके काट ले एलिमेंट टाइप का कुछ ऐसा, तो डी वी हम बता सकते हैं, मतलब छोटा सा वॉल्यूम। तो स्फेरिकल ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आप बिल्कुल बता सकते हैं कि डीवी का वैल्यू जो हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हमें एक एक डिस्टेंस पे जाके, मान लेते हैं यहाँ पे डी आर डिस्टेंस पे जाके, ये तो पूरा अगर भी लिखना हो ना, डीवी नहीं सॉरी, अगर आपको वॉल्यूम कहीं पे बताना हो तो आप ऐसे करके बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन हम छोटा सा एलिमेंट लेना है तो यहाँ पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे काट लेंगे गोल टाइप का, डी आर पे जाके, यहाँ पे गोल है, पूरा गोल है बच्चों, सेल टाइप का है, ठीक है। आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि डी आर डिस्टेंस पे जाके, मतलब सॉरी आर डिस्टेंस है ना, ये आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे डी आर विड्थ, इसका जो चौड़ाई है वो डी आर है, ठीक है। डी आर विड्थ का हमने एक एलिमेंट ऐसे करके गोल पूरा ऐसे करके, मतलब अंदर खाली है, बॉल है ना, बॉल समझ सकते हैं आप, वही बॉल वहां पे ले लिया, वैसे ही बॉल को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो पूरा सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग अब वॉल्यूम लिख सकते हैं, मतलब छोटा सा वॉल्यूम डी वी इक्वल टू, सेल का क्या होता है पूरा एरिया 4πr², और एक छोटा सा इसका चौड़ाई है ना, चौड़ाई को लेना पड़ेगा ना, 4πr² डी आर कर देंगे, एरिया इंटू उसका चौड़ाई, उसका डिस्टेंस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तभी तो वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, उसमें आर का क्यूब होता है, मतलब कि 4πr² जो इसका एरिया होगा उसमें उसका वॉल्यूम डिस्टेंस से गुना कर देंगे, आ जाएगा वॉल्यूम। दिक्कत नहीं होना चाहिए, पता नहीं मैं इतना क्यों बता रहा हूँ तो यहाँ पे डी भी आप निकाल सकते हैं ना बच्चों, डी भी आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये चीज़ यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, के अपॉन आर इंटू 4πr² डी आर। तो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि आर से ये एक आर कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, डीएम का वैल्यू, डीएम का वैल्यू क्या बचेगा बच्चों, डीएम का वैल्यू जो बचेगा, देखिए इंटीग्रेट तो हम लोग कर ही रहे हैं, यहाँ पे के 4π बाहर आ जाएगा, इंटू के भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, आर डी आर का इंटीग्रेशन कर देंगे। आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आप बता सकते हैं हमें, तो r² 2 हो जाएगा, तो 2πk इंटू r² हो जाएगा। तो हमारे पास m जो आ रहा है, पूरा मास इसका आ रहा है 2πk r², ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो तो ठीक है। इन रीजन स्मॉल स्टार सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस आर है, मतलब कि ये मास डेंसिटी जो ऐसे ऐसे फैला है ना, इसके इधर यहाँ से डिस्टेंस इसका एक आर है, जहाँ पे एक छोटा सा स्टार इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, स्टार है ये, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताना कैसे डिपेंड करेगा, तो बच्चों बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं हम लोग, हमने मास निकाल ही लिया। तो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर यहाँ से। और अगर आपको कहीं पे टाइम पीरियड ओमेगा टाइप का कुछ चीज़ें पूछा जाए तो कुछ मत कर लीजिएगा, आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर देंगे। क्या करेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर से बैलेंस कर देंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, सिंपल है बच्चों। सॉरी आर डिस्टेंस ये लेते हैं ना, ये वाली, तो ये आर लिख देंगे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो स्मॉल एम तो कट ही जाएगा, ये कैपिटल एम जो हमको आया था ये आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे जी इंटू 2πk r² डिवाइडेड बाई r² इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखा जाए तो ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा होगा, लेकिन छोटा सा r² भी बचा है,
तो ये छोटा सा आर स्क्वायर कैसे वेरी हो रहा होगा? हम तो ये ले रहे हैं ना कि आर जो है धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इन्फिनाइट तक ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, लगभग एकदम कम एलिमेंट हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा, अगर प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है, लेकिन आर का वैल्यू तो कुछ लेना पड़ेगा ना, सिर्फ आप लोग इसमें बता देंगे लेकिन ये बच जाएगा। हमें ओवरऑल कैपिटल आर का प्रोपोर्शनलिटी बताना है, देखिए कैपिटल आर की, लेकिन इसको छोड़ना भी तो नहीं है। स्मॉल आर कैसे वेरी कर रहा होगा? ये बढ़ते 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 बच्चों, ये बढ़ते बढ़ते इसका मास ऐसे 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 ऐसे, मतलब लास्ट तक तो एकदम कम हो गया होगा, तो यहाँ तक आर तक बढ़ेगा। ये बच्चों यहाँ से जाते जाते ये आर तक बढ़ेगा, जीरो से जाते जाते आर तक बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये इसको और भी लिख सकते हैं ऐसे करके, 2 पाई के कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिंपली है। तो यहाँ पे अगर कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा तो ये कट जाएगा, आई थिंक आपको पता चल रहा होगा, फिर ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनलिटी 1/r हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई/ओमेगा होता है, तो 2 पाई/ओमेगा हम कर देंगे, मतलब कि ओमेगा का इधर है तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी ऊपर आ जाएगा ना, तो √r ऊपर आ जाएगा, मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। आपके पास ये आंसर होना चाहिए, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी ऑप्शन होना चाहिए। सोचना है, इसमें चीज़ों को सोचना है, ठीक है। शुरू बार में अगर हम देखें तो स्मॉल आर आ गया, तो स्मॉल आर का वैल्यू इसे छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर लगभग क्यूब में आ जाएगा, आर का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है, बट ये नहीं होगा क्योंकि हमें स्मॉल आर को छोड़ना थोड़ी है, ये स्मॉल आर वेरी कर रहा है ना, कहाँ तक करेगा आप सोचना होगा आपको, तो ये लगभग लगभग जाते जाते आर तक वेरी करेगा। यहाँ पे बोला नहीं गया है, फिर भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ आर के प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। देखते हैं और आगे सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस एट अ पोल्स। देखिए आपको बिल्कुल ये सब चीजें समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो आपको ये सवाल आसान लगेगा बच्चों, ठीक है, आपको ये सब चीजें आसान लगेगा। जैसे यहाँ पे एक अर्थ मैंने बना दिया, तो अर्थ का आपको पता होगा कि पोल और इक्वेटर क्या होता है। यहाँ पे जो होता है इसको इक्वेटर बोल देते हैं और यहाँ पे इसको पोल बोल देते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर ये सेंटर से ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये पोल है, तो हम यहाँ पे एंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सरफेस एट द पोल्स, पोल्स पे मुझे जी दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल इज ओमेगा। ओके, मतलब पोल पे हमें बता रखा है कि यहाँ पे जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी है, और ओमेगा से ये घूम रहा होगा अर्थ, अगर ऐसे करके है ओमेगा से ये घूम रहा होगा अपने एक्सिस पे, पोल से ही तो एक्सिस जाता है ना ऐसे करके, तो उस पर घूमता है गोल गोल। तो एन ऑब्जेक्ट इज वेट एट द इक्वेटर एंड हाइट एच अबव द पोल बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। ओके, समझ में आ गया बच्चों। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नापा गया, पहले इक्वेटर पे नापा गया कि कितना किलो का है भाई, कितना किलो का है, नापा गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नापा गया होगा, तो वेट आया होगा W, और यहाँ से फिर अगर हम यहाँ से एच हाइट ऊपर चले गए थे, तो यहाँ पे जब नापा गया तो यहाँ पे क्या आया, हाइट एच ऑफ द पोल इफ द वेट इज फाउंड टू बी सेम। अच्छा अच्छा, जो यहाँ पे वेट आया यही वेट यहाँ पे आया, मतलब दोनों वेट यहाँ पे सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया। देन एच क्या होगा, और एच हमें पता है आर से काफी छोटा है, इसीलिए मैंने छोटा बनाया है। आर तो इसका ये है, एच इसका ये है, इसलिए मैंने छोटा बनाया। अब चीजें आपको अगर समझ में आ गया हो तो चीजों का यूज कीजिए बच्चों। जी कैसे वेरी करता है, दिमाग में आना चाहिए आपको, जी कैसे वेरी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है जी का वैल्यू, सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होता है, वो तो जी ही रहता है, सिंपल। एच हाइट पे जाने पे क्या होता है, एच हाइट पे जाने पे क्या होता है, जी का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू क्या होता है, जी इंटू 1-2h/r, कुछ इस टाइप का हमने बताया था, जी डैश का वैल्यू चेंज होता है। अगर बच्चों ये चेंज हो रहा है तो मतलब वेट चेंज हो रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि वेट सेम रहेगा। अगर एच हाइट पे यहाँ पे चले गए तो वेट यहाँ पे क्या बच्चों, सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, कर देते हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जी डैश यहाँ पे ये आया था, तो जी वेट कैसे लिखते हैं, वेट कैसे लिखते हैं, वेट क्या होता है, एम जी ही तो होता है, तो एम जी डैश यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे जी डैश हो गया होगा, और यहाँ पे वेट क्या होता है, यहाँ पे एम जी डैश ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ घूमने के कारण तो चेंज हो ही रहा होगा, इसीलिए तो घुमा रहा है। यहाँ पे एम जी आप लिख सकते हैं, एम जी डबल डैश कर देते हैं क्योंकि ये वाली आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ओके, तो जी डैश आपको ऐसे पता चल गया, ठीक है।
अब हमें जी डबल डैश पता करना है, ये कितना होगा, ये कितना होगा बच्चों। अब बोलेंगे जी के बराबर होगा क्योंकि सरफेस पे ही तो है, सरफेस पे ही तो है, लेकिन नहीं बच्चों, थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा इसलिए सोचिए क्योंकि ये बच्चों ये घूम रहा है ना, ये अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पे, तो घूमने की वजह से भी जी चेंज होता है। मैंने बताया था पीछे, क्या बताया था, अगर ये आपको दिया हो और अगर आपको ये इक्वेटर है और ये आपको पोल दिया है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू घूमने की वजह से भी चेंज होता है। ओमेगा से अगर घूम रहा है तो जी का वैल्यू चेंज होता है। जी डैश का वैल्यू क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस ऑफ लेमडा होता है। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। ये सब चीज़ें बता रखा है बच्चों मैंने आपको। तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू फिर क्या हो जाता है, कॉस 90 क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है, मतलब कि जी हो जाता है। जी डैश का वैल्यू यहाँ पे जी हो जाता है इस सरफेस पे, जो कि बात सही है बिल्कुल। और यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है बच्चों, इक्वेटर पे जी डैश का वैल्यू क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। ये ध्यान देना है, इसीलिए तो यहाँ पे जी हुआ ना, यहाँ पे जी हुआ पोल पे, तो इसीलिए तो हमने हाइट एच ऊपर लग गया, तो डायरेक्ट हम लोग इसका यूज कर दिया इस फॉर्मूला का, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जी का वैल्यू चेंज हो गया, जी ठीक है होता है, लेकिन रोटेशन की वजह से थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन को लिया गया है, बोला गया है कि ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा लेना है इसका मतलब, इसलिए तो दिया है सवाल में, ले लेंगे ओमेगा, तो उसके बाद जी जी डबल डैश का वैल्यू आपको नहीं पता चल जाएगा, घूमने की वजह से ये हो जाएगा। तो लिख देते हैं जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, सिंपल। तो अब हमें पता है कि वेट दोनों का सेम है, तो वेट डैश इक्वल टू वेट डबल डैश, दोनों सेम है, तो इसका मतलब एम जी करेंगे तो एम एम कट जाएगा, समझिए ना बच्चों, एम जी डैश इक्वल टू एम जी डबल डैश, तो एम एम तो कट ही जाएगा, तो जी और जी डैश जी दोनों सेम कर देंगे, तो सेम कर दीजिए, मतलब कि जी इंटू 1 - 2h/r इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं कि जी जी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 2hg/r इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से हम लोग क्या बता ही सकते हैं, बता ही सकते हैं ना, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्मॉल एच, तो स्मॉल एच का वैल्यू जो होगा ये माइनस माइनस कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो गया ना, काफ़ी सिंपल है यार, चीज़ों को मैं बता रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, आपको अगर पता रहेगा तो आप इतना थोड़ी करेंगे, आपको बस पता रहेगा यहाँ पे जी डैश का वैल्यू लिख देते हैं ये वाला, और यहाँ पे जी डबल डैश अगर घूमता है तो घूमने की वजह से क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, बस इतना पता है, तो बाकी तो 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट का सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, एक और आसान सा सवाल बोल रहा है कि स्ट्रेट रॉड है, लेंथ एल है, एक्सटेंड फ्रॉम एल इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू, अच्छा ए से एल प्लस ए तक वेरी कर रहा है, ठीक है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द पॉइंट ऑफ मास एम एट एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों ये रॉड पहले मैं बना देता हूं आपके लिए, ये मैंने रॉड बना दिया, ये रोड यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, मतलब ये x इक्वल टू ए है, टू x इक्वल टू एल प्लस ए, यहां तक वेरी कर रहा है। इधर कहीं पे x इक्वल टू 0 होगा मान लेते हैं, है ना, कहीं पे तो 0 होगा ना बच्चों, x इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं 0 होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। तो बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द पॉइंट ऑफ मास एम एट एक्स इक्वल टू 0, ओके, मतलब कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट मास है एम का, तो बोल रहा है कि इसके वजह से, इस पॉइंट मास के वजह से इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। अब ये बड़ा सा मास है तो इस पे कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहा होगा। अब अगर ये स्फीयर रहता तो हम डायरेक्टली बता देते, G m1 इसका मास m करके बता देते हैं, लेकिन ये तो बच्चों रॉड है, तो रॉड का कैसे पूरा मास हम लिखेंगे, यहाँ पे मास कुछ और है, यहाँ पे मास कुछ और है ना, कुछ और क्यों है, क्योंकि x इक्वल टू ए पे वेरी कर रहा है ना, यहाँ से जाते 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 यहाँ पे लेंथ ये हो जा रहा है, तो यहाँ पे कितना मास है हमें नहीं पता है ना, पूरा जुड़ा हुआ है। अब ये बोल देंगे तो इसका यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे मास कितना है, कैसे बता पाएंगे। पेन का मास पूरा तो ठीक है इतना ग्राम है, लेकिन यहाँ पे कितना मास है, यहाँ पे कितना, एक्यूरेटली हम बता ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हम लोग करते हैं छोटा सा x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। आगे क्या पूछ रहा है कि इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, देखिए मास पर यूनिट लेंथ मतलब कि लेमडा, रॉड का लेमडा जो वैरी कर रहा है वो a प्लस बी x2 के टाइम वैरी कर रहा है, और मेरे को जहां तक पता है ये जो है x2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ये x2 नहीं है बच्चों, एक्स स्क्वायर है, मेरे को तक जहां तक पता है ये एक्स स्क्वायर होता है,
मैंने किया था पहले सवाल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, लेमडा मुझे दे दिया है, तो आपको पता होगा कि डीएम क्या होता है, छोटा सा मास इक्वल टू लेमडा डी एक्स। तो यहाँ से हम बता सकते हैं डीएम इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स। तो ये हमें छोटा सा मास मिल जाएगा। हम कहीं पे यहाँ से जाकर एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ का एलिमेंट लेंगे तो इसका मास डीएम मुझे पता चल जाएगा। तो वही हमें यहाँ करना है। यहाँ से बढ़ते 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 कहीं पे एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे छोटा सा मास काट लेंगे जिसका मास डीएम होगा और इसका विड्थ डीएक्स होगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब हमें क्या करना है, इस डीएम मास को हमने निकाल ही लिया, तो अब आपको डीएम मास, मान लेते हैं कि डीएम मास तो कहीं पे हो सकता है क्योंकि एक्स का वैल्यू हम चेंज कर देंगे। मान लेते हैं एक्स यहाँ पे ले लें, एक्स यहाँ पे ले लें, कहीं भी ले सकते हैं। तो बच्चों अगर एक्स यहाँ पे कहीं पे हम लोग ले लें तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ से जहाँ पे जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका डिस्टेंस जो है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि फोर्स कितना आ रहा है, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अगर मैं एलिमेंट डीएम ये ले लेता हूं तो इसका मास का दोनों का बीच का फोर्स क्या होगा ये हमें निकालना होगा। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा इनके बीच का, उसके दोनों का हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच के निकाल सकते हैं, क्योंकि हम मान लिए हैं छोटा सा मास डीएम। ठीक है, और जिसका हमें पता चल गया है इसके हिसाब से, अब हमें दिक्कत नहीं है। पहले हमें नहीं पता था ना कि यहाँ पे इसका मास क्या है, इसका मास, लेकिन अब हमको डीएम मास पता चल गया है बच्चों। ये है, कर देते हैं, सिंपल सी बात है। आप चाहें तो एक्स यहाँ से ले सकते हैं यार, कहाँ से ले सकते हैं, आप जीरो से ले लीजिए, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स ले लीजिए बच्चों, वो सही रहेगा। क्योंकि और ज़्यादा वेरिएबल्स करने से, यहाँ से भी लेंगे तो आंसर वही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आंसर वही आना है, बट छोटा करने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो से आसान रहेगा ना बच्चों, जीरो से एक्स तक आसान रहेगा। तो आप अब नहीं बता सकते इसका और इसका दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जी, इसका मास डीएम है, इसका मास छोटा सा एम है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है। तो ये छोटा सा मास है डीएम, तो यहाँ पे डीएफ लिख सकते हैं, है ना, छोटा सा फोर्स आ जाएगा, वो लिखने के ऊपर है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डीएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, जी स्मॉल एम इंटू डीएम क्या आया था हमारे पास, ये वाला रख देते हैं, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आया था पूरा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब फोर्स वेरी करेगा, कहाँ तक वेरी करेगा ये हमें देख लेना है, कहाँ तक वेरी करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोर्स आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। एक्चुअली में ये इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से तो लेंथ नहीं है, एक्स का वैल्यू जीरो से थोड़ी वेरी कर रहा है, एक्स का वैल्यू ए से वेरी कर रहा है। हम भले ही जीरो से लिए हैं एक्स डिस्टेंस यहाँ पे, लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से एक्स इक्वल टू ए से वेरी कर रहा है, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है ना भाई। तो एक्स इक्वल टू पहले हम लोग ए से लेंगे एल प्लस ए तक। ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने जीरो से क्यों नहीं लिया, मैंने जीरो से क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीरो पे कोई भी लेंथ नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि शुरू ही एक्स इक्वल टू ए पे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल है, हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जी एम देखें तो कांस्टेंट है, जी एम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे पेज है, हाँ आगे पेज है, तो आगे लिखते हैं। इसके बाद एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्मॉल एम। देखिए बच्चों अब आंसर भी आ रहा है, थोड़ा ऑप्शन को भी देखकर चलना है ना। तो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा। ओवरऑल ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है आपके पास एक्स इक्वल टू ए से एल प्लस ए तक। ठीक है, इसको आगे ही ले चलते हैं, ज़्यादा आगे ही ले चलते हैं ना बच्चों, वहाँ पे क्यों ज़्यादा हमें इसे करना है। देखिए ये था, अब आप बता सकते हैं बिल्कुल, जी स्मॉल एम इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स के पावर -2 प्लस 1 एक्स के पावर -1, मतलब 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, जो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ए से एल प्लस ए तक, प्लस बी डी एक्स है तो बी टाइम्स ऑफ ये कहाँ से कहाँ तक एक्स आ जाएगा, ये कर रहा है ए से एल प्लस ए तक। अब चीज़ें बहुत सिंपल हो गई, जी स्मॉल एम इंटू ए इंटू 1 अपॉन एल प्लस ए -1 अपॉन ए
प्लस बी टाइम्स ऑफ एल प्लस ए माइनस ए। सिंपल बात है बच्चों। अब आंसर भी आ गया होगा, आप देखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए इंटू ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस एल आ जाएगा अपॉन ए इंटू एल प्लस ए आ जाएगा, प्लस बी एल आ जाएगा। सिंपल, ये कट जाएगा ना। तो कितना आंसर है, क्या आंसर यही है? अरे ये तो किया भी नहीं है ये तो किया भी नहीं है, ये तो सिंपल हो गया, यही आंसर हो गया है। ठीक है, वन अपॉन एल प्लस ए, वन अपॉन एल प्लस ए माइनस ए, प्लस बी एल है ना, प्लस बी एल है, प्लस बी एल में तो आंसर फिर ये हो जाएगा। सी ऑप्शन हमें दिख रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों, यही तो आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है यार, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों तो आपको सब कुछ आ जाएगा, भले ही थोड़ी सवाल नहीं होती है यार। अब एग्जाम का सवाल है तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसका क्या ही मतलब है? इसका मतलब तो आप टॉपर हैं बच्चों तो अब टॉपर नहीं है, मुझे पता है। तो तो इसको करना सीखना होगा थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग में बैठाइए चीज़ों को कि ये कैसे वेरी कर रहा होगा, कैसे इसका एलिमेंट लेके कैसे इसका फोर्स में पुट करके, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करिए। सिंपल है, 2019 का सवाल था ये। एक और सवाल काफी आसान सा देख लेते हैं। मास डेंसिटी ऑफ प्लेनेट ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है, वेरीज कर रहा है आर डिस्टेंस सेंटर से। ठीक है, तो रो आर मतलब कि डेंसिटी वेरी कर रहा है बच्चों। फिर से प्लेनेट है तो सॉलिड स्फीयर टाइप ही होगा कुछ, है ना, सॉलिड स्फीयर टाइप होगा। तो इसका रो जो वेरी कर रहा है आर डिस्टेंस के थ्रू, वो कर रहा है रो नोट इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बता सकते हैं? डीएम जो छोटा सा मास होगा वो हो जाएगा रो डी भी, रो डी भी मतलब कि वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो अभी नहीं बता सकते हम लोग कि देन ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। ठीक है, कहाँ पे मैक्सिमम होगा ये बताना है, बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। देखिए डीवी पहले हम नहीं बता सकते हैं, डीवी मतलब कि फिर से वही बात, अगर ऐसा होता है तो आप लोग अब सीख जाइए बच्चों कैसे करना है। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ले लेना है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ले रहा है। आर डिस्टेंस पे जाके एक बड़ा सा सेल ले लिए और उसका एलिमेंट का जो चौड़ाई था डी आर ले लिए, तो दोनों को गुना कर देंगे, एरिया इंटू इसका थोड़ा सा चौड़ाई, तो दोनों का गुना करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम। ये चीज़ें सीखिए आप ऐसे करके लेना, है ना। तो इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, रो नोट है इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी वी। मतलब क्या है, डी वी का वैल्यू आप कितना लाए हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लाए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट ही तो करना है, डीएम को भी इंटीग्रेट ही तो करना है। कितना आएगा बच्चों ये बताइए हमें। देखिए रो नोट तो बाहर आ जाएगा, 4 पाई रो नोट तो बाहर आ जाएगा, 4 पाई रो नोट तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर डी आर माइनस आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर, कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डी आर अगर इधर कर देंगे, देखिए आप 4 पाई रो नोट यहाँ पे लिख दिया, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता है, तो अभी मान लेते हैं कि आर तक ही जा रहे हैं, मतलब उसी को ले लेते हैं। मतलब ऐसे बता सकते हो 0 से आर नोट तक, आर नोट कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हमें नहीं पता है बच्चों, क्योंकि ये वेरी कर रहा है स्मॉल आर, स्मॉल आर कहाँ तक जा रहा है ये भी नहीं बता रखा है। तो आर नोट तक मान लेते हैं कुछ भी वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि आर नोट का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। देखिए एकदम सिंपल तरीका से कर रहे हैं, आर के पावर 5 आ जाएगा यहाँ पे, आर के पावर 5 आ जाएगा, मतलब कि आर नोट के पावर 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे मास आ गया, ये हमारे पास मास आ गया। अब हमें करना क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो बताना है। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा बच्चों, आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? मतलब कि अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स ऑफ एम होता है ना। इस टाइप आप देखेंगे, क्योंकि ये इसका वैल्यू क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, सॉरी जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फोर्स आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों फार्मूला में पुट करते हैं। मान लेते हैं आपके पास फार्मूला पता है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो आप ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं बिल्कुल सिंपली कि जी कैपिटल एम हमारे पास क्या आ रहा है, 4 पाई रो नोट इंटू आर नोट का क्यूब डिवाइडेड बाई 3
माइनस आर नोट के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5r² डिवाइडेड बाई क्या है r²। तो ये r² है क्या, स्मॉल r² क्या बता रहा है आपको, वही स्मॉल r² जो यहाँ पे वेरी कर रहा था। और ये कहाँ तक हमने माना, कहाँ तक है, आर नोट तक माना है, तो हम भी इसको आर नोट तक लिखेंगे, है ना। तभी तो कुछ ये अलग टर्म थोड़ी है, ये और कुछ नहीं है बच्चों, ये आर नोट ही तो है, आर नोट ही तो है। आर नोट का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से आप साफ साफ देखेंगे, मतलब कि इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है बच्चों। मैक्सिमम करेंगे, कैसे होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम कैसे होगा, मैक्सिमम का एक तरीका होता है कि आप ओवरऑल इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और जीरो का इक्वेट कर दीजिए, सिंपल है ना। मैक्सिमम मिनिमम यही होता है, इसका मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इसका डिफरेंशिएशन, और उसको मैं जीरो के इक्वेट कर दूंगा तो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, देखिए आगे ले जाते हैं, मतलब मैक्सिमम अगर पता करना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई डिफरेंशिएट इट मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वेट जीरो कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू। तो बच्चों इसको करते हैं ओवरऑल, टोटल जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4π ρ0g, और आर नोट का कुछ कट रहा है, देखिए कट रहा है, मतलब कि आर नोट आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस आर नोट का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5r² आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब कि अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल देखते हैं बच्चों कितना आ जाएगा, मतलब डी आर नोट के टाइप, ऐसे ही मतलब डी आर के टाइप करना है। तो आपको पता चल रहा है ना किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, आर नोट, क्योंकि यही तो वेरी कर रहा था, इसी को तो मैंने ले लिया था आर नोट तक, ठीक है, इसीलिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, माइनस 3r0² डिवाइडेड बाई 5r² इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल इसका ये 4πr0 h भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जी सॉरी ये जी है, ठीक है। तो ओवरऑल जीरो के इक्वेट करते हैं, 1/3 इक्वल टू 3r0² डिवाइडेड बाई 5r², कितना आ रहा है, मतलब कि r² का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास वो 9/5r0² आ रहा है। तो हमारे पास वही स्मॉल r का वैल्यू पूछ रहा है, तो वही आर नोट का वैल्यू पूछ रहा है। आर नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 5/9 r, √5/9 r। देखिए आंसर हमारे पास आ गया है, ये वाला होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब ये स्मॉल आर भी लेकर हम कर सकते थे, मैं यहाँ पे ये इसका जगह पे स्मॉल आर ही लिख के चलता तो कोई दिक्कत नहीं होता आपको, वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर, बस मैं आर नोट दिखाने के लिए ले लिया आपको कहाँ तक वेरी कर रहा है इस टाइप का, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से आर नोट आ गया, मैंने खुद से मान रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आर नोट, मान कर लीजिए, या फिर आप स्मॉल आर ही लेकर चलिए, आंसर तो आना ही है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। बोला जा रहा है टू प्लैनेट जिसका मास दिया हुआ है, रेडियाई का दिया वैल्यू दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम देयर सरफेस, दो प्लैनेट है, मास ऐसे दिया हुआ है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r/2 है। तो बोल रहा रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, तो v एस्केप क्या होता है, √2 डिवाइडेड बाई r होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो v1/v2 बोल रहा है, तो वही यहाँ पे v1 इसका ये हो जाएगा और v2 उसका ये हो जाएगा, 1 है ये 2 है, तो 2g तो कांस्टेंट है बच्चों, 2g वाला टर्म तो कांस्टेंट है, m/r का रेशियो रूट में आ रहा है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, पहले का मास m/r, अब नीचे बटा में है ना तो नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे कितना m/2 डिवाइडेड बाई r/2, सिंपल। तो कितना ये कट रहा है ना बच्चों, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, पूरा 1 आ जाएगा, तो v1/v2 का वैल्यू जो आ रहा है 1 आ रहा है, और यही बच्चों n/4 के इक्वेट करना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तभी तो 1 आएगा, तो आंसर 1 हो जाएगा, सॉरी आंसर 4 हो जाएगा, n का वैल्यू निकालना था तो n का वैल्यू क्या होगा 4, इतना आसान भी आता है, तो प्रैक्टिस करते रहना है, आसान सवाल आएगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल हमारे पास दे रखा है बच्चों, ये भी थोड़ा सा मतलब सोचना है, बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक बार में आपसे हो जाएगा। सपोज टू प्लैनेट स्फेरिकल शेप है, रेडियाई दिया हुआ है, मासेस दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली,
सेंटर, अच्छा सेंटर टू सेंटर सेपरेशन दिया हुआ है 8R, सेंटर से सेंटर का सेपरेशन। एक हम लोग प्लैनेट बना लेते हैं ये, और एक हम लोग प्लैनेट बना लेते हैं ये। इनके सेंटर से सेंटर मतलब यहाँ से इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, तो इनके सेंटर से सेंटर तक का दूरी मुझे दे रखा है वो 8R है, जबकि इसका मास कैपिटल M और रेडियस R है। इसका मास है 9M और रेडियस इसका 2R है। मतलब यहाँ से इसका दूरी अगर देखा जाए तो ये 2R है, यहाँ से इसका देखा जाए दूरी तो ये R है। चीज़ें कुछ इस टाइप का है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं हमसे, ए सैटेलाइट ऑफ मास M इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास M। मतलब यहाँ से किसी प्लैनेट को, किसी स्मॉल m सैटेलाइट को डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेकंड प्लैनेट, यहाँ से डायरेक्टली इसके सेंटर की तरफ फेंका जाता है। एक प्लैनेट पे है, प्लैनेट पे वहाँ पे एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट को यहाँ से फेंक देते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सैटेलाइट को यहाँ से फेंका जाता है ऐसे करके। तो बोल रहा है कि द मिनिमम स्पीड v रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ सेकंड प्लैनेट। यहाँ से कितना वेलोसिटी से फेंके कि इसके सरफेस पे चला जाए, यहाँ से कितना स्पीड से फेंका जाए, मतलब कितना वेलोसिटी दिया जाए कि उसके सरफेस पे चला जाए। आप नहीं बता सकते हैं कितना स्पीड से फेंका जाए बच्चों, कितना स्पीड से फेंका जाए। तो मान लेते हैं v स्पीड से फेंक दिया है। पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि देख रहे हैं दोनों प्लैनेट्स को मैंने फिक्स्ड माना है पोजीशन में, क्योंकि हो सकता है कि अब बच्चों प्लैनेट्स हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा है तो इसको इधर खींच सकता है ना, इस प्लैनेट को अपने तरफ ये खींच सकता है। लेकिन मानना है हमें कि ये रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। अगर ये नहीं मानेंगे तो ये भी चलने लगेगा, तो वो अलग केस बन जाएगा, इसलिए बोल रखा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ से फेंकूँ, यहाँ पे पहुँचना है, कितना वेलोसिटी देना होगा। पहले ये यहाँ पे है सैटेलाइट, तो इसका यहाँ पे क्या एनर्जी होगा। मतलब मैं एक्चुअली में कर रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, करना पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों हमें निकालना है मिनिमम स्पीड। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो इसका एनर्जी तो कंजर्व ही है ना बच्चों, एनर्जी कहीं पे कोई कुछ ही टाइप का लॉस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कि इनिशियल एनर्जी जो होगा और फाइनल एनर्जी जो होगा बराबर होगा। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। करना कुछ नहीं है, दोनों को इक्वेट कर देना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर से फेंका गया है। और यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इस सरफेस पे होने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जी कैपिटल M इसका है स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, r ही तो है सरफेस से, इसके सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस r ही तो है। अब यहाँ से फेंक दें तो फाइनली पहुंचा होगा इधर। जब इधर पहुंचा बच्चों, जब इधर पहुंचा होगा, जब इधर पहुंचा होगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे पहुंच ही जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहुंच ही गया ना। तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनली हम लोग को जीरो लेना है, प्लस हमें लेना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, वो हो जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई, वहाँ पे सरफेस पे चला गया तो मतलब 2r हो जाएगा। कैपिटल M का वैल्यू 9 है, इसीलिए 9 लग लगा, और जबकि ये माइनस में होता है ओवरऑल। अब इस सरफेस पे आ ही गया बच्चों, तो इस पे आने के बाद इसके वजह से भी तो कुछ पोटेंशियल होगा। भले ही यहाँ पे आ गया तो आप क्या करेंगे, इसके वजह से भी तो लिखेंगे, इसके वजह से भी तो लिखेंगे। हमने यहाँ पे एक और चीज छोड़ दिया, अगर हमें इसका पोटेंशियल यहाँ पे लिख रहे हैं इनिशियली, तो इस प्लेनेट की वजह से भी तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे लिखना होगा। क्योंकि बच्चों अगर कोई चीज कहीं पे है, तो जैसे हम पिछले केस में जो हम पढ़ा रहे थे उस टाइम पे तो ले रहे थे कि इसको यहाँ से इन्फिनिटी भेज रहे हैं, इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी का कुछ पोटेंशियल नहीं ले रहे थे, उसका जीरो ले रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये कुछ मास फिक्स्ड है, इसके पास रेडियस मास सब कुछ है, तो इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा, इस पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, वो लिखना होगा। मतलब इसी साइड हो जाएगा माइनस ऑफ जी 9 टाइम्स ऑफ m है ना, 9m स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसके सेंटर से यहाँ तक, इसमें से ये वाला हटा देंगे तो ये हो जाएगा 7r। देख रहे हैं, सिंपल है 7r। अब सही हो रहा है, अब सही हो रहा है, ठीक है। तो इधर ले लिए ये वाला, और इसके वजह से फिर लिखना होगा इस प्लेनेट की वजह से जब यहाँ पे पहुंच गया होगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से ये 2r हटा देंगे तो 6r हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ
जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 6R। अगर आप ये किए हैं, तो आप बच्चों इसको काट दीजिए। अब बच्चे गुस्सा होंगे कि मास्टर खुद पढ़ा के सब कुछ काट क्यों रहा है, काट क्यों रहा है। मैं इसलिए इसको काटने के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये गलत है। गलत क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसा सवाल आ गया तो अगर आप फिर से गलत करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चीजों को गलत नहीं करना है, सही करना है, सही करना है चीजों को बच्चों, ठीक है। ये देखिए क्या गलती हो रहा है आपसे। यहाँ तक तो आपने ठीक लिखा कि हाँ यहाँ पे जब सरफेस पे है तो इतना इसका पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब वहाँ पे जा रहा है तो आप ये लिख रहे हैं जब यहाँ पे इस सरफेस पे आ जा रहा है। आपको यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि मिनिमम स्पीड क्या होगा भी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट। हमें कम से कम स्पीड पे फेंकना है। आपने ये लिया है, आंसर तो आएगा ही। आपने ये लिया है मतलब उस सरफेस पे भेज दिया है, मतलब आपने ज्यादा वेलोसिटी दिया है। लेकिन हमें ज्यादा थोड़ी पूछ रहा है, आपको बोल रहा है मिनिमम बोलो ना भाई। मिनिमम ठीक है, मिनिमम से आगे आप कुछ भी ले सकते हैं वेलोसिटी, लेकिन हमें लेना क्या है, मिनिमम लेना है। तो भाई मिनिमम लेना है तो मिनिमम लो ना। यहाँ पे क्यों भेज रहे हो, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक होगा, इसका खींचने की क्षमता कहाँ तक होगा। मान लेते हैं कि अगर ये सरफेस यहाँ पे मान लेते हैं जीरो पोटेंशियल लाइन है, जीरो, यहाँ पे ले लेते हैं जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका शक्ति काम करता है, ऐसा समझिए ना बच्चों। ये चीजों को यहीं तक खींच सकता है क्योंकि इसका मास छोटा है, इसका मास 9m है। मतलब ये चीजों अगर यहाँ पे आ गया तो ये चीज इसको खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेगा। मतलब अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे कहीं नहीं, कोई नहीं खींच सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका भी सेम है खींचने का, यहाँ भी सेम। मतलब हम अगर मिनिमम वेलोसिटी दे दिए, जस्ट इसके बाद हो जाए, जस्ट इसके पास चला जाए तो ये इधर खींच लेगा। तो भाई हमें इतना ही एनर्जी देना है ना यहाँ तक खींचने के लिए, इतना ही वेलोसिटी से फेंकना है। हम क्यों इतना स्पीड से फेंक रहे हैं कि यहाँ पे चला जाए। हमें यहाँ भेजना ही नहीं है, हमें बस यहाँ तक भेज देना है। यहाँ भेज दिए तो अपने आप चला जाएगा, यहाँ भेज दिए तो अपने आप इधर ये खींच लेगा ना, इसका काम हो जाएगा फिर। तो हम यहाँ पर भेजने की कोशिश करेंगे, ना कि हमें यहाँ भेजना है। मतलब कि यहाँ नहीं भेजना है, ये गलत है ना। यहाँ नहीं भेजना है, इसको मैं गलत काट ही देता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ भेजने के लिए ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है। तो आपको पता है ना जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन क्या होता है, मतलब कि क्या हो गया जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम का वैल्यू 9m है, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई मतलब 8r है टोटल, 8r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ना टोटल डिस्टेंस आपको 8r दे रखा है ना बच्चों, 8r दे रखा है दोनों के सेंटर के बीच का। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये तो ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है। तो देख सकते हैं 8r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब कि 8r माइनस एक्स इक्वल टू 3x हो गया बच्चों। तो हमें पता चल गया एक्स का वैल्यू क्या है, 2r है। तो 8r माइनस एक्स जो आया था उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। ये चीज़ पता होना बहुत जरूरी है, हमें पता चल भी गया। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, 2r है, यहाँ से ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस 6r है। अब हमें जो भेज रहे थे ना हम लोग, जो 6r यहाँ से ले रहे थे, मतलब 8r से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ नहीं लेना है ये सब। अब ये सब कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये तो पता है, चल गया है ना। देखिए हमें ये तो पता चल गया था कि वहाँ पे जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा था, क्योंकि वेलोसिटी लगभग लगभग जीरो ले रहे थे। प्लस में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था वो हमें अब लेना है माइनस का जी, जब ये सैटेलाइट यहाँ पे पहुंच गया होगा, जब ये सैटेलाइट यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे पहुंचा होगा तो कितना डिस्टेंस गया है, 2r। मतलब कि माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r ऐसे लेना होगा। माइनस का इसके वजह से, अब इसके वजह से क्या होगा बच्चों, इसके वजह से यहाँ पे कितना दूरी हो गया, 6r हो गया। मतलब कि अब लेंगे हम ऐसे, अब लेंगे हम ऐसे, कैसे, माइनस का जी कैपिटल एम मतलब 9m है,
एक सेकंड, इसको अच्छे से लिखते हैं। 9 टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 6r हो गया है। अब जाकर सही आएगा आंसर। देखिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए एम सब में है, काट ही देते हैं बच्चों, है ना। एम सब में है, एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम सब में कट गया। हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। जी कैपिटल एम सब में कॉमन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/7, नीचे आर भी सब में कॉमन है, 9/7 माइनस 1/2 माइनस ये कितना कट जाएगा 3/2, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/2। कितना आ रहा है बच्चों, देखिए जी कैपिटल एम आर इनटू कितना आ रहा है चिंटू। देखिए 7 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 माइनस ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको घटा देंगे। जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर इंटू 7×14 मतलब 2/7 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ ऑफ वी स्क्वायर। हमें निकालना था वही, तो कितना आ रहा है, भी का वैल्यू √4/7 इंटू जी एम बाई आर। देखिए जी एम बाई आर √4/7, तो ये ए का वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगा। ये आंसर होना चाहिए यहाँ पे, मतलब ऐसे करना होगा। ओवरऑल देखें तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा चीज़ों को करने के लिए, गलती भी हो जाएगी कहीं पे। लेकिन बच्चों अगर ये करिएगा आप, मतलब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से तब कीजिएगा। ऐसे आप सिंपल सा पढ़ के आएंगे तो इस सवाल नहीं होगा आपसे, ठीक है। बाकी समझना तो आसान है, समझिए चीज़ों को, फिर आप खुद से कीजिए, तब हो जाएगा। बोल रहा है कि वेट एट पोल जो 49 न्यूटन का है, मतलब कि वही फिर से बात वही है, ये अर्थ है। अर्थ को हम कहाँ पे गए, ये पोल होता है और ये इक्वेटर होता है, तो हम पोल पे चले गए। तो पोल पे जाने पे क्या हुआ, हमें पता चला कि इसका वेट किसी ऑब्जेक्ट का क्या है 49 न्यूटन का है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फिर देन वेट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगा इसका वेट। बच्चों आपको अभी ही बताया था मैंने, अभी ही बताया था इक्वेटर पे क्या होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, मतलब अर्थ एक्चुअली में ऐसा नहीं, अर्थ तो ऐसा होता है ना देखिए ऐसा लेना पड़ेगा तब ना बता पाएंगे। आपको पता होगा कि ये पोल था, ये इक्वेटर था, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस लगभग बड़ा होता है, इसका छोटा होता है, मतलब आर बड़ा है स्मॉल आर से। मतलब कि अगर आपको पता हो वेट क्या होता है, एम जी के बराबर होता है, तो जी कैसे कैसे वेरी होगा वैसे वैसे उसका वेट वेरी होगा। तो जी का वैल्यू कैसे होता है, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब आर ये है कुछ नहीं, ये है कुछ नहीं, रेडियस ही है, ठीक है। मतलब आर जहाँ पे बढ़ा होगा वहाँ पे जी का वैल्यू घटा होगा, यहाँ पे आर बढ़ा है मतलब यहाँ पे जी का वैल्यू घटा है, यहाँ पे जी का वैल्यू बढ़ा है। जी का वैल्यू बढ़ा है तो वेट भी बढ़ेगा, यहाँ पे वेट भी कम होगा। मतलब जिसका वेट यहाँ पे ज़्यादा होगा इसका वेट यहाँ पे कम हो जाएगा इक्वेटर पे। वेट अगर यहाँ पे पोल पे इतना है तो इक्वेटर पे इससे कम होगा, 49 से तो कम होगा, देख रहे हैं कम होगा। 49 से कम क्या है, ये सब तो ज़्यादा है। देखिए ये 49 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, मतलब ये सब नहीं होगा, आंसर हमारा ये होगा। बस देखना था 49 से कौन कम है, देख रहे हैं 21 का सवाल है 2021 का, आसान सा आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस, देन टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर्क में घूम रहा है अराउंड द सन प्रोपोर्शनल टू। सिंपल सी बात है बच्चों, बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं आर डिस्टेंस है, उसके पावर एन का, ठीक है। इसके ऐसे प्रोपोर्शनलिटी दे रखा है। आपको पता होगा ना बच्चों, आपको पता होगा अगर हमको टाइम पीरियड का कुछ चीज़ें वैसा निकालना होता है तो हम करते क्या है कि एफ को इक्वेट कर देते हैं जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर से, आर डिस्टेंस के थ्रू घूम रहा है ये, ठीक है। तो एफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है, 1/। एक सेकंड बच्चों, जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेम है ना। देखिए सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth ऑफ डिस्टेंस सर्कुलर ऑर्बिट आर, मतलब ये आर ही है, ठीक है। ये आर ही डिस्टेंस है, मतलब ये कैपिटल आर ही है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ठीक है बच्चों, ये कैपिटल आर के पावर एन है इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये आर है, मतलब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है 1/r के पावर n+1, मतलब ओमेगा जो वेरी कर रहा है 1/r n+1/2, इस टाइप का वेरी कर रहा है। मतलब टाइम पीरियड कैसे वेरी कर रहा होगा बच्चों, 2π/ω से,
टाइम पीरियड इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब आर के पावर में n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इस टाइप से वेरी कर रहा है, आंसर ये हो जाएगा। आसानी से हम ला सकते हैं ऐसे करके। फिर से एक आसान सा सवाल है, टू स्फेरिकल प्लैनेट पी क्यू दिया हुआ है, सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, सरफेस एरिया मुझे दे रखा है दोनों का, ठीक है, पी और क्यू दो बना लेते हैं, ये पी है बच्चों और ये आपके पास क्यू है, ठीक है, ये पी है आपके पास, ये क्यू है, दोनों का सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मतलब दोनों का डेंसिटी रो है, इसका भी डेंसिटी रो है, मास आपको एम पी है और ये इसका मास एम क्यू है, एरिया इसका ए है, इसका एरिया 4 टाइम्स ऑफ ए है, सिंपल। स्फेरिकल प्लैनेट आर आल्सो हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, एक और प्लैनेट है आर है, पी क्यू आर ले लेते हैं, ये आर है बच्चों, इसका भी डेंसिटी रो है और इसका मास, दोनों का मास का सम है, मतलब इसका मास अगर लेंगे तो ये होगा एम पी प्लस एम क्यू, बोला जा रहा है सवाल में, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मास आ जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम द प्लैनेट पी क्यू आर ऐसे है, तो वो कैसे कैसे रिलेटेड है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट से हम लोग फेंक रहे हैं, यहाँ से किसी को फेंक रहे हैं तो इसका वेलोसिटी एस्केप होगा, इसको फेंक रहे हैं कोई प्लैनेट से, यहाँ पे वेलोसिटी एस्केप होगा, यहाँ पे भेज रहे हैं तो इसका वेलोसिटी एस्केप होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा बच्चों। तो एस्केप वेलोसिटी कैसे होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई, सॉरी इधर मैं क्यों लिख रहा हूँ, वेलोसिटी एस्केप जो होता है √2 कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर होता है, ये आपको पता होगा। ये आर डिस्टेंस, ये रेडियस थोड़ी होता है, ये तो स्मॉल आर होता है ना बच्चों। मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बच्चों की √2 जी एम बाई कैपिटल आर ही होता है ना, तभी तो हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, कैपिटल आर ही होता है बच्चों, तभी तो ऊपर से आर आर मल्टीप्लाई करते हैं तो जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ठीक है, ये होता है बच्चों, ये होता है। कैसे वेरी कर रहा है, तो भी ऑफ ई पी निकाल लेते हैं, मतलब प्लैनेट पी का क्या होगा। तो यहाँ पे मास का वैल्यू हमें दे नहीं रखा है, तो मास को हम लोग लिख सकते हैं एम पी है, लेकिन डेंसिटी के टर्म में लिखा जा सकता है, डेंसिटी के टर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि एरिया दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू रेडियस आर, सिंपल सिंपल है ना बच्चों। मतलब आर ए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मास क्यू, मतलब कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 4a एरिया इंटू इसका रेडियस आर क्यू, ये पी था आर पी, सॉरी ये पी था ये क्यू था। अब इसका हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसका मास क्या हो जाएगा ओवरऑल, डेंसिटी तो सेम ही है इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का मास का सम कितना है बच्चों, मतलब कि वॉल्यूम मतलब कि एरिया को सम कर देते हैं, जिस तरीका से हम लोग मास को सम किए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4a 5a हो जाएगा, 5a इंटू रेडियस ऑफ आर। अब हमें पता चल गया बच्चों की मासेज कैसे कैसे हो रही हैं। देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये तो कांस्टेंट ही है, 2g तो कांस्टेंट है, तो √m/r वेरी कर रहा है, √m/r, √m/r वेरी कर रहा है। तो भी पी ले लेता हूं मैं, √m मतलब मास कितना आया था, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू रेडियस ऑफ पी, और नीचे भी रेडियस किसका लेंगे, पी का ही लेंगे। तो आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये तो कट ही जाएगा ना बच्चों, ये तो कट ही जाएगा, मतलब डेंसिटी इंटू ए आया है। अब निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ क्यू, क्यू प्लैनेट का, तो फिर से अंडर रूट क्या करेंगे, रो इंटू 4a इंटू आर ऑफ क्यू, और नीचे भी आर ऑफ क्यू ही आएगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, फिर से आर ऑफ क्यू कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ρ a। अब निकाल लेते हैं हम लोग वेलोसिटी एट आर, फिर से अंडर रूट रो इंटू 5a यहाँ पे हो जाएगा इंटू आर ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर ऑफ आर। तो बच्चों ये सिंपल है बच्चों, ये फिर से कट जाएगा। आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे √5 √4, यहाँ पे √1, तो कौन बड़ा है, आर का बड़ा है, फिर इसका है, फिर इसका है, मतलब आंसर एक तो हो गया ये। और वी आर अपॉन वी पी कितना होगा, वी आर अपॉन वी पी, वी आर अपॉन वी पी, आर अपॉन पी, मतलब √5 आ जाएगा ना, ये गलत है, ये गलत है बच्चों, ये नहीं होगा, वी पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी
ये है क्यू, ये है, मतलब अंडर रूट 1/4 हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, बी और डी आंसर होगा बच्चों। आसान है यार, 2012 का सवाल है बच्चों, एडवांस का ही सवाल है। एडवांस में थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ा सोचिएगा वहां पे करने के लिए, है ना, किया जा सकता है चीज़ों को। फिर से एक और सवाल आसान सा क्या है, बुलेट इज फायर वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी v फ्रॉम surface of a spherical planet. It reaches to the maximum height. Its acceleration due to planet's gravity. Okay. कोई प्लेनेट है, वहां पे हमने एक बुलेट फायर किया, ये ऊपर गया, ऊपर बुलेट गया, तो उस प्लेनेट का ग्रेविटी जो है 1/4 वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ प्लेनेट है। ओके। जब ये जो गोली मारा हमने ऊपर की तरफ, तो वो गोली ऊपर चला गया होगा, तो गोली जहां पे गया वहां पे उसका जी का वैल्यू 1/4 है सरफेस का, मतलब जी डैश का वैल्यू 1/4 है सरफेस का, ये सरफेस का है, ये हाइट एच का है, ठीक है, ये चीज बोला जा रहा है। इफ स्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट मुझे दिया है ये, तो एन का वैल्यू क्या होगा, इग्नोर एनर्जी लॉस ड्यू टू एटमोस्फेयर, बिल्कुल, अगर एटमोस्फेयर का एनर्जी लेंगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगा ना, वो उसको ऊपर जाने में एयर ड्रैग वगैरह आ जाएगा, वो नहीं लेना है, इसीलिए मुझे बोल रखा है नहीं लीजिएगा। सिंपल बात है बच्चों, किया जा सकता है इसको कि एच हाइट ऊपर चला गया, सिंपली देखिए ना इसको, ये कंपेरेबल है, मतलब कंपेयर किया जा सकता है। अगर छोटा होता है, छोटा डिस्टेंस जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, वो जी डैश का वैल्यू जी इंटू 1 - 2h/r ही लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेंगे यहाँ पे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा होता तब ये लेते हैं, यहाँ पे छोटा नहीं है बच्चों, ये काफ़ी कंपेरेबल है, मतलब कंपेयर किया जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे ऐसे। जी का वैल्यू क्या होता है, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लेंगे तो अगर यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो ये हो जाएगा आर प्लस एच, मतलब एच हाइट ऊपर गया, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ जी सरफेस का क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये कट ही रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब आर का वैल्यू एच हो गया, आर का वैल्यू एच हो गया। सिंपल है बच्चों, आर का वैल्यू एच हो गया। अब अगर हम चाहें, अब हमें निकालना क्या है, स्केप वेलोसिटी, प्लेनेट का स्केप वेलोसिटी कितना है, वो ले सकते हैं आप लोग, √2g कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो अंडर रूट यहाँ पे v भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमें हमें यहाँ पे v टाइम्स दिया हुआ है, v है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या बच्चों, हो सकता है ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो सकता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये वी से फेंका गया है, मतलब वी से जब सरफेस से फेंका गया है ना, जैसे ये जो मैंने उस प्लेनेट को बना दिया, इस प्लेनेट से जब हम फायर किए हैं तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी भी है, इस वेलोसिटी से फायर किया गया है, इस वेलोसिटी से इसको फायर किया गया है, जब ये आर डिस्टेंस है, और जब ये चलते चलते एच डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा एच डिस्टेंस ऊपर बच्चों, है ना, मतलब अगर ये वी से फेंका जाता है तब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वी से फेंका जाता है, वो वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है, इसको जब फायर किया जाता है तो ये वी वेलोसिटी से जाता है, ये दिया हुआ है, तो हमें इसको वी के टर्म में लाना होगा बच्चों, वी के टर्म में लाना होगा, तो वी के टर्म में लाया जा सकता है, आसानी से लाया जा सकता है, वी हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जब यहाँ पे है तो वही फिर इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी बराबर कर देते हैं, यहाँ से तो आ ही जाएगा, यहाँ से तो आ ही जाएगा ना बच्चों, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम ऑफ वी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं, इक्वल टू फाइनल जाके यहाँ पे वेलोसिटी जीरो ही होगा, इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, ये हाइट कुछ और नहीं, ये आर ही आया है, अभी मैंने बताया आपको, तो 2r हो गया, कितना आ रहा है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इधर चला जाएगा, तो घटा देंगे तो वही हो जाएगा, प्लस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है, क्योंकि एक में से आधा हमने घटाया है, तो ये कट जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये तो हट ही गया था पहले ही, स्मॉल एम तो पहले ही हट गया था, तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि भी स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है, मतलब वी का वैल्यू जो आ रहा है, √जी एम बाई आर आ रहा है,
ही का वैल्यू रूट जी एम बाई आर आ रहा है। तो रूट जी एम बाई आर ये जो वैल्यू है ना, रूट जी एम बाई आर, यही तो बच्चों भी है। तो सिंपली हम बता सकते हैं यहाँ पे कि रूट 2 टाइम्स ऑफ भी आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलेंगे ये तो हमें भी पता था क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी ले लेते हैं तो रूट 2 टाइम्स आता है, लेकिन ये ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं था आ गया 2 ठीक है, लेकिन ये 2 होता नहीं है हमेशा, हमेशा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। देखते हैं आगे। बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। 11 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिए हैं, तो प्रोजेक्टेड एट मतलब 45 डिग्री वर्टिकल से एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी विल बी, अगर जैसे बोला जा रहा है ना, ये बोला जा रहा है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। कोई प्लेनेट है, प्लेनेट से हमने फेंका है, जो फेंका है उसका वेलोसिटी है 11 किलोमीटर पर सेकंड से। अब हम इसको किसी एंगल पे फेंकते हैं, वर्टिकल से किसी एंगल पे 45 डिग्री पे, तो आपको क्या लगता है कुछ चेंज होगा? आपको पता होगा कि इसके वेलोसिटी का जो आता है फॉर्मूला √2 कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर। कहीं पे यहाँ पे थीटा आ रहा है नजर? नहीं आ रहा है, मतलब ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है, नहीं करता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर 11 किलोमीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, सिंपल। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 है एट हाइट, अगर हाइट r/2 है, मतलब कंपेरेबल है बच्चों, अब छोटा हाइट नहीं है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बात ध्यान देना है, सरफेस ऑफ अर्थ से इतना हाइट है, ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा है तो इसका सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट जो दिया हुआ है ये r/2 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस है r है। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे g1 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं आपसे कि इफ इट इज अगेन इक्वल टू g1 एट डेप्थ d। अच्छा, अब अंदर आ रहे हैं हम लोग, अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं d डेप्थ पे, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अंदर आ रहे हैं तो भी हमें g1 ही मिल रहा है मतलब इस पॉइंट पे भी आ रहे हैं तो g1 ही मिला है। तो हमें बोल रहा है कि dy/r क्या होगा? बच्चों बिल्कुल सिंपल हो गया ना, ये बिल्कुल सिंपल हो गया ना। तो g1 का वैल्यू नहीं बता सकते, ऊपर की तरफ हाइट h की तरफ जा रहा है तो क्या होता है, g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r², मतलब कि कितना होगा, r/2 प्लस r, मतलब 3r/2 का स्क्वायर, 3r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4gm डिवाइडेड बाई 9r²। gm/r² क्या होता है, सरफेस का होता है, स्मॉल g का वैल्यू। तो 4/9 टाइम्स ऑफ 4/9 टाइम्स ऑफ हमारे पास स्मॉल g लिख सकता है ना बच्चों। अब ये यही डेप्थ में जा रहा है, जी सेम है, ये दोनों सेम है। अगर ये इतना डेप्थ अंदर जाता है फिर भी यही होगा, और इतना हाइट ऊपर जाता है फिर भी यही होगा, मतलब ये दोनों सेम है बच्चों, बोला जा रहा है ना इक्वल टू g1 यहाँ पे भी है, g1 यहाँ पे भी है, सेम है। लिखते हैं क्या आता है हमारे पास। अंदर जाते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला, अंदर का तो फॉर्मूला पता होगा, g टाइम्स ऑफ 1 - d/r, ये तो पता ही होगा। तो सिंपल है, ये आ गया और ये आ गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 4/9 टाइम्स ऑफ g इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 - d/r, और d/r ही हमें निकालना है, जी कट गया, और d/r ही हमें निकालना है, इक्वल टू क्या ना हो 1 माइनस, कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बताइए, खुद कर बताइए कितना हो जाएगा, 5/9 ही तो आ रहा है, ठीक है। आसान है यार, देखें कितना जल्दी हो गया। ठीक है, एक और सवाल काफ़ी आसान सा है। बोला जा रहा है कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, ये सब ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन दिया होता है ABCDE ऑप्शन, कौन सा होगा? असर्शन में ये बोल रहा है कि अन एस्ट्रोनॉट इन अन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, अच्छा, अर्थ के ऊपर जैसे मान लेते हैं एस्ट्रोनॉट्स जो रहते हैं, वो जैसे सैटेलाइट गोल गोल ही तो घूमता रहता है बच्चों, प्लेनेट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, तो गिर क्यों नहीं जाता है प्लेनेट पे? क्योंकि प्लेनेट तो अपने तरफ खींच रहा है चीज़ों को, गिर क्यों नहीं जा रहा है? ये आपने सोचा है कभी? चलिए देखते हैं सवाल को पहले। द अर्थ एक्सपीरियंसेस, क्या बोल रहा है, वेटलेटनेस, अच्छा, मतलब एस्ट्रोनॉट इन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस वेटलेटनेस। जो ऊपर होते हैं स्पेस स्टेशन में, जो सैटेलाइट में बैठे होते हैं, वो गोल गोल जब घूमता है तो वहाँ पे जो आदमी होते हैं ना, उनको एस्ट्रोनॉट को लगता है कि ये हमारे पास वेट ही नहीं है,
उन्हें वेट फील ही नहीं होता है। ऐसा सही बात है, मैंने बताया था सही बात है, लेकिन क्यों होता है, क्यों हो जा रहा है ऐसा, क्यों हो जा रहा है ऐसा? इसको गोल गोल घूम रहा है इर्द गिर्द, अगर कोई भी ऐसे करके घूम रहा है, यहाँ से सैटेलाइट ऐसे करके, तो बच्चों क्यों इसको फील हो रहा है कि हमारे पास वेट नहीं है? देखिए ऐसे बना दिया, और मैं एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे पूरा इसको बना के। अगर बच्चों सैटेलाइट में कोई बैठा हुआ आदमी है और ये ऐसे करके घूम रहा है, तो ये बच्चों अर्थ है, तो अर्थ पे ये गिर क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि इसका स्पीड इधर की तरफ बहुत ज़्यादा है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसीलिए तो बोला जाता है ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, ऐसा स्पीड जिसके वजह से ये गोल गोल घूमता रहे, मेंटेन करे इस पाथ को, और ये नीचे भी ना गिरे, तभी तो ये घूम रहा है गोल गोल ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो ये ऐसा वेलोसिटी देते हैं कि ये गिरे ना, मतलब ऐसे चले 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 फिर ऐसे ऐसे आके अपने ऑर्बिट में आ जाए, गिरे, नीचे नहीं गिरे। और यहाँ पे क्या होता है, वेटलेटनेस फील होता है, एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेटनेस फील होता है, क्योंकि ये मतलब ये ऐसा बन जाता है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन जाता है बच्चों, अगर कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा हो जी के स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन से, तो उसको वेटलेटनेस फील होता है। आप लिफ्ट में हो, अगर जी से वो भी गिर रहा है और जी नीचे लगता ही है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको लगेगा कि कुछ वजन ही नहीं है। तो वैसा ही केस यहाँ पे है, बस यहाँ पे नीचे नहीं गिर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है अपने ऑर्बिट में ही। समझ में आ रहा है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये ऑर्बिट में मेंटेन करके ही वेटलेटनेस फील करा दे रहा है। ये चीज़ समझना है। तो ये सही बात है बच्चों, वेटलेटनेस फील होता है, ये तो सही बात है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से ही घूम रहा है। इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, ये क्या फ्री फॉल के स्टेट में घूम रहा है? सही बात है, फ्री फॉल तभी होता है जब जी नहीं लगता है, जब वेटलेटनेस होता है। फ्री फॉल का मतलब क्या है, लिफ्ट नीचे गिर जाए तो आपको वेटलेटनेस फील हो रहा है, इसका मतलब वो फ्री फॉल हो रहा है, तभी तो हो रहा है, तभी तो जी नहीं लग रहा है आप पे। तो यहाँ पे एक चीज नीचे नहीं गिर रही है, नीचे नहीं गिर रही है, ये चीजें ऐसे चल रही है, अपने ऑर्बिट को मेंटेन किए हुए है, ठीक है, अपने ऑर्बिट को मेंटेन करते हुए गोल ही घूम रहा है, फिर भी वेटलेटनेस फील हो रहा है। ये आपको समझना होगा, सिर्फ गिरने की वजह से वेटलेटनेस नहीं होता है। अगर ये ऐसा वेलोसिटी मेंटेन कर रखा है, ऐसा वेलोसिटी अपने आप को मेंटेन कर रखा है कि उसको वेटलेटनेस फील हो जाए, है ना। तो ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है, दोनों सही है। और ये लगभग लगभग सेम ही तो बता रहा है चीजें, फ्री फॉल नहीं होता है तो वेटलेटनेस फील, फ्री फॉल होता है तो वेटलेटनेस फील होता है। तो चीजें ये सिंपल है और दोनों सही है, मतलब असर्शन रीजन तो ट्रू है ही और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब दोनों चीज सही है। ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चीजों ऐसे को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना, ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर घूम रहा है फिर भी वेटलेटनेस फील होगा, क्योंकि इतना ये वेलोसिटी दे दिया जाता है ना, इतना वेलोसिटी दे दिया जाता है कि ये फ्री फॉल टाइप का कंडीशन हो जाए, गिरेगा नहीं पर फिर भी अंदर से वेटलेटनेस फील होगा, तो बोल सकते हैं फ्री फॉल। मतलब वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है, रिलेट करना सीखिए बच्चों। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मास एम है, हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है। ओके, M1 M2 दो नेचुरल सैटेलाइट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं कि मास है अर्थ का, उसका 2 सैटेलाइट है, एक मून है, एक और कोई है नहीं लेकिन मान लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट R1 R2 दिया हुआ है। इग्नोर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट्स, इग्नोर करना है भाई। ये सब क्या है, V1 L1 K1 T1, V1 है ऑर्बिटल वेलोसिटी, L1 है एंगुलर मोमेंटम, K1 है काइनेटिक एनर्जी, T1 है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड वन सैटेलाइट का, तभी तो 111 लिखा हुआ है। उसी तरीका से 2 का भी होगा, ठीक है, जैसा इसमें लिया है। M1/M2 दिया हुआ है, R1/R2 दिया हुआ है, तो मैच करना है चीज़ों को, आसान है बच्चों ये। V1 V2 क्या है, मतलब कि यही जो यहाँ पे दिख रहा है ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको नहीं पता है, क्या बताया था, √G/m/r होता है। तो पहले ऑर्बिट का मतलब कि V1/V2 अगर लिखना है तो G तो कांस्टेंट है, G तो सबका सेम होता है, G तो सबका सेम ही होता है। आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे वो, मतलब इसका रेडियस है, जो मास हम लोग बड़े प्लेनेट लिए हैं जैसे अर्थ लिए हैं, है ना, ये बड़ा प्लेनेट, तो इसका रेडियस आर होता है। और इससे दूरी जो स्मॉल आर होगा, ये M1 मास का, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, स्मॉल आर नहीं है बच्चों, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल आर नहीं है,
कैपिटल आर दिया रखा है। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वही R1 R2 दे रखा है हमें, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है, आपको समझ में आई थिंक आ रहा है कि नहीं, आपको ऐसे समझाता हूँ मैं। ये प्लैनेट है और ये छोटू सा और ये छोटू सा दो हमें दिया हुआ है सैटेलाइट्स, जो कि इसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, और ये भी एक छोटू सा है। और आपको ये पता है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है ना कि R1 है, इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है ना कि R2 है। ये चीज़ आपको दे रखी है, देखिए सवाल में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। R1 R2 आपको डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। इसका मास आपको m1 मान लेते हैं, इसका मास आपको m2 मान लेते हैं। तो आपको पता है ना बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी यही तो होता है, Gm/r, √Gm/r होता है। तो r यहाँ पे क्या होता है, r क्या होता है बच्चों, यही तो होता है कि इसके बीच के कितना दूरी है। जैसे यहाँ से घूमता रहता है ना, यहाँ से घूमता रहता है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से घूमता रहता है तो वही तो बताता है ये बच्चों। तो रेशियो हम लोग बता सकते हैं, सिंपली रेशियो हम बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, और जी तो सेम है, और एम क्या है, मास इसका होता है ना, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम मास ये है, ठीक है। तो कैपिटल एम ही हम लोग लेते हैं, छोटे मास का तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो मतलब कैपिटल एम इसका होता है, तो वो तो दोनों में सेम ही है, क्योंकि वो तो कैपिटल एम है। मतलब ये वैरी करेगा 1/√R1, यहाँ पे √R2, क्योंकि यूनिवर्सली है। तो कितना है बच्चों, R2/R1 कितना है, R2/R1 4 है, मतलब आंसर 2 हो गया। मतलब 2 से मैच करा दो बच्चों, 3 ऑप्शन होगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो आंसर तो पहला से ही आ गया। आंसर तो पहला से ही आ गया, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ये कर लेते हैं ना बच्चों, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = mv/r, ठीक है। mv/r करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये तो कैपिटल आर रहते हैं, m इंटू वेलोसिटी क्या होता है, √Gm/r, आपको अभी बताया हमने आपको, इंटू r, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर ले जाएं, अगर हम इसके अंदर ले जाएं, मतलब इस बार हमें मास का भी रेशियो लेना होगा। देखिए m आ जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब अगर हम L1/L2 इस बारी करें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m1 डिवाइडेड बाई m2 आ जाएगा, इंटू R1/R2 आ जाएगा, इंटू V1/V2 जो हमने निकाला है 2 वहीं जाएगा। मतलब देख सकते हैं m1/m2 कितना है 2, R1/R2 कितना है 1/4 इंटू 2, मतलब कि आंसर 1 आ जाएगा। तो L1/L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 से मैच करेगा, देखिए कर देगा ना, सिंपल है यार। अब K1/K2 का अगर लिखना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, K क्या है काइनेटिक एनर्जी, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r ले लेते हैं। तो वही m1/m2, m1/m2 कितना हो जाएगा 2, और R1/R2 कितना हो जाएगा, R1/R2 जो कि ऊपर चला जाएगा, देखिए R1 ऊपर चला जाएगा, तो R2/R1 हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा आंसर। देखिए 8 दिया है, और इसका तो 1 हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, देख सकते हैं एडवांस का सवाल है, जब भी करने लायक है, ये तो करना ही है। ऐसे सवाल आ जाए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। आसान है बच्चों, आसान है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस इतना, देखिए बच्चों ये आर कंपेरेबल है, ठीक है, कंपेरेबल है, इसलिए हम लोग छोटे वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इतना हाइट लिया ले जाया जाता है सेंटर ऑफ अर्थ से, ये बात ध्यान देना है, सेंटर ऑफ अर्थ से इतना डिस्टेंस ले जाते हैं ऊपर, मतलब यहाँ से नहीं है, इस बार सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये पूरा डिस्टेंस इसका 5/4 r है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस, ठीक है। ये हाइट ऊपर ले जाते हैं। रेडियस का वैल्यू दिया रखा है, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, ओके। वाई जी पता चल जाएगा, तो परसेंटेज डिक्रीज हम नहीं बता सकते हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट बिल्कुल बता सकते हैं, मतलब कि mg - ऊपर क्या होगा अपॉन, वही 100 करके परसेंटेज में हम लोग बता सकते हैं, ये आ जाएगा। तो पहले हम लोग जी डैश निकाल लेते हैं, यहाँ पे जी डैश का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस तो आ रही है, आपको पता ही होगा, तो जी डैश का वैल्यू आप लोग बता सकते हैं बच्चों, जी कैपिटल एम
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 5/4 का होल स्क्वायर, इतना आर है। कितना हो जाएगा बच्चों, 16 GM डिवाइडेड बाई 25 R² हो जाएगा। और सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे तो वही जी का वैल्यू कैपिटल GM/R² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, एम मास ले लेते हैं इंटू G माइनस जी डैश, G माइनस जी डैश मतलब कि G कैपिटल M/R² माइनस जी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, जी डैश कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा GM/R²। पहले इसको घटा ही लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 9G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R², 25 R² आ गया। अब इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना आ रहा होगा, R² यहाँ पे करना होगा इंटू 100 कर देते हैं, 25 चौका 100, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज करना, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 36% चेंज होगा, डिक्रीज होगा, मतलब 36 आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे मास्टर 100 तो नीचे लिखा था, मास्टर 100 तो नीचे लिखा था। देखो बच्चों 100 परसेंटेज ऊपर है इसीलिए 100 मैंने नीचे लिख दिया था, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना, वो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम यहीं पे कर देते हैं, काहे टेंशन लेते हैं बच्चों लोग, आप लोग इंटू 100 कर देते हैं, ये परसेंटेज में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलते हैं आगे। प्लेनेट मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स प्लेनेट है, 2 मून्स है उसके पास, वन ऑफ देम ऑफ टाइम पीरियड दिया हुआ है एक का, ऑर्बिटल रेडियस भी दे रखा है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा होगा। तो मास पूछ रहा है मार्क्स का कितना होगा, तो नहीं बता सकते यार, बिल्कुल बता सकते हैं, ऑर्बिटल रेडियस मुझे दे रखा है। तो मास कैसे निकाल पाएंगे, पता होगा आपको, पता होगा आपको बच्चों, टाइम पीरियड एक का दे रखा है, मतलब टी क्या होता है 2πr, जो भी ऑर्बिटल रेडियस में घूम रहा है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, सिंपल। आपको पता होगा 2πr यहाँ पे लिख देंगे, वेलोसिटी क्या होता है √GM/r। अब यहाँ पे कैपिटल आर लेना है कि स्मॉल आर लेना है, आपको ये कंफर्म होना चाहिए, आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर लिखता हूँ तो इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल आर आता है ये उसका ऑर्बिटल रेडियस ही तो होता है बच्चों, ऑर्बिटल रेडियस ही तो होता है, तो ये स्मॉल आर ही हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो ये ऑर्बिटल रेडियस है ऑर्बिटल वेलोसिटी ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 2π डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ऊपर अगर ले जाएंगे तो आर का क्यूब डिवाइडेड बाई GM आ जाएगा। ठीक है, तो वही बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4π² डिवाइडेड बाई GM इंटू आर क्यूब, पूरा रूट कर देते हैं, यही टाइम पीरियड होगा। आपको देख रहा होगा कि 4π² डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू मुझे दे रखा है, तो बस हमें R³/m निकालना है, R³/m कितना होगा, R³/m कितना होगा, आर मुझे दे रखा है ऑर्बिटल डिस्टेंस R² 9 इंटू 10⁻³ किलोमीटर दे रखा है, मीटर में 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जितना आ रहा है इसका 3 मतलब क्यूब है, मतलब 3 टाइम्स करना है, डिवाइडेड बाई मास कितना है बच्चों, बच्चों मास तो निकालना ही है। ठीक है, तो ठीक है मास निकालना है तो निकल जाएगा। आगे ले चलते हैं, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड मुझे दे रखा है 7 घंटे 30 मिनट, मतलब 7 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा बच्चों, 642, 420 मिनट प्लस 30 मिनट, 450 मिनट हो जाएगा। 450 मिनट के सेकंड में बदलते हैं, 450 गुने सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 से गुना कर देंगे, तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना 45 गुने 600 हो जाएगा इक्वल टू √, इसका वैल्यू मुझे दे रखा है 6 इंटू 10⁻11 इंटू 981 गुने 9, 3 टाइम्स कर रहे हैं ना, और 3 3 6 76 18, देख रहे हैं बच्चों कितना आ जाएगा, 18 ही तो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। अब इसको हम आगे ले जाते हैं ताकि आपको मैं कैलकुलेशन करके, आप खुद से कर रही है बच्चों, मेरा मत देखिए, आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, है ना, खुद से करेंगे तो आपको एग्जाम में खुद ही करना है ना, इसीलिए आप खुद से करना ट्राई कीजिए। कितना हो जाएगा ये 45 गुने 45 गुने 600 गुने 600, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इतना आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा
6 गुने 10 के पावर 11 गुने 81 गुने 9 गुने 10 के पावर 18, यही एम आ जाएगा। कुछ कट रहा है तो देख सकते हैं आप लोग बच्चों, देख सकते हैं। 9 9 81, 9 5 45, फिर से 9 5 45। चलिए एक तो चीज़ कटा, यहाँ पे 100 बार में कट जाएगा। और क्या कट रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ कट जा रहा है ना, ये 200 बार में, ये 3 बार में, 3 3 9, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे और देखें तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 28 और एक 29 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25 गुने 2 गुने 10 के पावर 4। तो 3 डिवाइडेड बाई 25 दूना 50, मतलब कि 10 के पावर 5 कर देते हैं, गुने 10 के पावर 29। हमें इसको लगभग 30 ला देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। 28 में से 5 चला जाएगा तो बच्चों 10 के पावर 23 आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये आ रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 kg, ठीक है। तो आंसर मेरा तो आ ही गया, बहुत सिंपल सा, यही तो है। काफ़ी आसान है यार, आप अप्रोक्सीमेशन भी करके लिख सकते हैं बच्चों, मैं बस ऐसे ही कर दिया। तो बच्चों यहीं तक था, देख रहे हैं ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, थैंक यू बोल देता हूँ। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।